हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं ओमकार मौर्य अपने ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के जो हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए इतिहास का जो थर्ड यानी जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति एवं वर्ग नाम का चैप्टर है, जिसे हम जनपद काल, बौद्ध काल या सुक्त काल के नाम से भी हम जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने इतिहास में पहला व दूसरा चैप्टर जो है प्राचीन इतिहास में हमने कंप्लीट करवा दिया था। इसी के क्रम में हमारा जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति एवं वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महाजनपदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म को पढ़ना पड़ेगा एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है लॉन्ग प्रश्न के लिए और जो शॉर्ट प्रश्न है यानी 6 नंबर एवं 10 नंबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं यदि आप उन्हें देखें तो आपको मिलेगा कि इससे हर साल एक लॉन्ग प्रश्न किसी न किसी मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट प्रश्न भी पूछता है। कुल मिलाकर इससे आपको 10 से 15 नंबर का जो प्रश्न है वो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। और ये जो क्लास है न्यू सिलेबस एवं पैटर्न पर अपडेटेड है वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए, उनके लिए है। तो हम देर ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप कमेंट में कुछ भी पूछेंगे, मैं उसका इससे संबंधित जवाब आपके नाम के साथ अगले वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा। इस क्लास पर डेली 1 बजे यानी डेली आपका जो है 1 बजे हिस्ट्री का क्लास यानी दोपहर 1 बजे जो है क्या आपका डेली लाइव क्लास होता है इतिहास का। यदि आपको दोपहर 1 बजे किसी भी प्रकार का समस्या है इस क्लास से तो हम इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। यदि टाइम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या आती है तो हमें कमेंट करें, हम अपने इस टाइम को भी चेंज कर लेंगे। हम अपने इस चैनल पे कक्षा 9वीं से लेके जो 12वीं तक है जितने भी सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सभी विषयों का समग्र अध्ययन कराते हैं। इसमें किसी भी 1 या 2 वीडियो पढ़ने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा नहीं लेना पड़ता है। इसमें आपको PDF, नोट्स, क्वेश्चन आंसर एवं जितने भी सब्जेक्ट के पॉइंट है उस अच्छी खासी एक तैयारी कराई जाती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम अपन इस सेशन को, अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के आप नज़र डाल दिए, आप चैप्टर थर्ड डाल दीजिए, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या और किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट में मैं बता दूं, इसमें हम जनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मगध है, वंजी है, इस तरह के अंग है, कौशल है, ऐसे बहुत सारे क्या जनपदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ जो हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तथा इन साहित्यों के आधार पर जो ये साहित्य हैं इनके साहित्य के आधार पर हम लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक लेके आगे, यानी हम अपना जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक जो समय रेखा है इसके बारे में एक समग्र अध्ययन करेंगे, ठीक है। और मैं हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूँ कि देखिए पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर ही हम इसकी तैयारी करेंगे। यदि आप पैटर्न देखें तो आपको पैटर्न में क्या है, आपका MCQ है, वेरी शॉर्ट प्रश्न है,
वहीं पर वेरी शॉर्ट प्रश्न क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो एमसीक्यू है और जो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितने भी प्रश्न होंगे ये किस पे होंगे, ये फैक्ट पर होंगे, डाटा पर होंगे। इससे संबंधित क्या वो प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे। फैक्ट की बात करें क्या, जैसे फैक्ट में यदि आप ले लें तो ये इस कालखंड संबंधी कोई भी तथ्य हुआ, कोई भी ऐसा फैक्ट हुआ, उसे एमसीक्यू में प्रश्न पूछ देता है। कोई डाटा यानी कोई जानकारी हुई तो जानकारी से संबंधित क्या प्रश्न आपको पूछता है, ये हमेशा याद रखिए। जबकि बात करें जो आपका जो शॉर्ट प्रश्न होगा, जो आपका शॉर्ट प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न होगा, उन लॉन्ग प्रश्न जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्या होंगे आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के लिए हम कई सारे इतिहास में कई सारे पक्षों को देखेंगे। जैसे इतिहास में हम राजनीतिक पक्ष को देखेंगे, समाज को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, धर्म को देखेंगे एवं अन्य चीजों को भी हम देखेंगे, जिससे आपका हर क्षेत्र में आपका जो है कॉन्सेप्ट बना रहा है। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दे लॉन्ग और वेरी शॉर्ट में, क्योंकि ये जो प्रश्न होंगे इनको आपको 120 से 150 शब्द, जबकि यह आपको 250 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा सवाल है दोस्तों, जो लॉन्ग प्रश्न जो आपको 250 शब्द में लिखना रहेगा, वो आप कितना याद करेंगे, कितना फैक्ट याद करके जाएंगे, कितना आप डाटा यानी जानकारी को याद करके जाएंगे। इसलिए इस तरह की संरचना कॉन्सेप्चुअल की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इस समय यानी 600 ईसा पूर्व से लेके जो 200 ईसा पूर्व आया, उसमें समाज कैसा था, सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, राजनीति यानी प्रशासन कैसे रहा, अर्थव्यवस्था कैसे रहा, इनमें भी हम कई सारी चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो अर्थव्यवस्था हम क्या करेंगे, हम पशुपालन को देखेंगे। पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हुआ, परिवहन हो गया, इत्यादि चीजों को क्या हम अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, हम देखेंगे। ताकि यदि जनपद काल से या किसी भी साम्राज्य के बारे में कोई भी यदि लॉन्ग प्रश्न पूछ दे तो आप क्या आसानी से लिख सकें। जैसे यदि आपसे लॉन्ग प्रश्न दे दिया जाए कि मौर्य काल प्रशासन के ऊपर टिप्पणी कीजिए, निबंध लिखिए या संक्षिप्त में बताइए, तो प्रशासन में तभी आप बता पाएंगे जब आप राजनीति को पढ़े रहेंगे, वहाँ की प्रशासनिक ढांचा को पढ़े रहेंगे। यदि समाज के बारे में दे दिया कि जनपद काल के सामाजिक स्थितियों का या कृतियों का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए या संक्षिप्त में बताइए या टिप्पणी कीजिए, तो इसके लिए आपको क्या समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समाज की अगर हम बात करें तो समाज में जैसे हमारा जो हो गया जाति हुआ, वर्ण हुआ, विचार हुआ, कृतियाँ हुआ, पुरोहितवाद हो गया। आपका जो पुरोहितवाद हुआ, कर्मकांड हो गया, इत्यादि चीजों को क्या करेंगे, इसमें अन्य चीजों को भी यानी इत्यादि चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ताकि यदि समाज के बारे में पूछ दे आप तो आप समाज के बारे में कुछ ना कुछ लिख दें। यानी हमारा उद्देश्य क्या होगा, जो बोर्ड का जो आपका पैटर्न होगा उसके आधार पर हम चलेंगे। जो हमारा एमसीक्यू की संरचना हो गया, जो वेरी शॉर्ट प्रश्न हो गया और जो लॉन्ग और वेरी लॉन्ग प्रश्न हो गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं इस वजह से ताकि हमारा जो है मार्क्स जो है वो ज़्यादा है और अच्छा खासा एक स्कोर हो सके। तो स्कोर के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को देखना पड़ेगा, और पैटर्न में जिस प्रश्न नंबर में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से हमको हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकें। और बात करते हैं डेट हो गया। आपका जो प्रश्न होगा कैसा होगा, एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू के लिए फैक्ट डाटा को लेकर चलेंगे, फिर वेरी शॉर्ट के लिए भी फैक्ट डाटा को ही लेकर चलेंगे या किसी डिफिनेशन को लेकर चलेंगे। उसके लिए हम जो शॉर्ट और जो लॉन्ग प्रश्न है उसके लिए
हम कंसेप्चुअल यानी समझ पर आधारित इन सभी चीज़ों को, राजनीति को पढ़ेंगे, समाज को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, धर्म को और अन्य चीज़ों को क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे, ताकि अगर लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। वहीं पर डेट वेस्ट 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, डेट पर आधारित आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि इस कालखंड में कोई भी ऐसी रचना हुई थी, कोई भी ऐसी घटना हुई थी जो डेट पर यानी किसी तिथि पर आधारित है, तो उसको भी क्या करेंगे हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि अगर डेट बेस्ड प्रश्न पूछ दिया, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनका देहांत किस सन में हुआ था, चंद्रगुप्त शासक कब बना था, या अशोक शासक कब बना था, या राज्याभिषेक कब हुआ था, इत्यादि ऐसे जो डेट है उनको भी क्या करेंगे हम नोट करते हुए जाएंगे, ताकि यदि इस चैप्टर से डेट संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से क्या करो सॉल्व कर सको। अब आते हैं मैप पर। देखिए उसके साथ आपका जो मैप संबंधित भी क्या आपके कुछ कार्य होंगे, यानी मैप संबंधी भी आपके क्या क्वेश्चन होंगे, ये 5 क्वेश्चन होंगे, सही करने पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसलिए जब किसी भी साम्राज्य को पढ़ेंगे, किसी भी इतिहास के चैप्टर पढ़ेंगे, तो भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए चलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र क्यों? क्योंकि मैप मतलब भौगोलिक चीज को ही बताना रहेगा। जैसे अगर मैं आधुनिक भारत का इतिहास ले लूँ तो आपको क्या पूछता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, या ये कब कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, यह स्थान देखिए जहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1900 में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, उस स्थान का जिक्र कीजिए। यह मॉडर्न हिस्ट्री में पूछता है। ठीक उसी एशियन हिस्ट्री में भी यदि किसी भी भौतिक घटना यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को पूछ दे, जैसे पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम लिखिए एवं उसको लोकेट करें। तो कुछ ऐसे इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीजों को पढ़ेंगे जो मैप यानी भौगोलिक चीज पर आधारित होंगे। भौगोलिक क्षेत्र को भी हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, ताकि जो है यदि आपका जो प्रश्न है उस पर आता है भौगोलिक क्षेत्र पे, यदि जो है अगर आपका प्रश्न आता है तो आप उसे क्या कर सकें आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि मैप का भी हमको लिख चलना पड़ेगा, तो मैप के लिए हम भौगोलिक क्षेत्र को भी देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, मौर्य समाज की सत्ता कहाँ तक फैली हुई थी, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, उनका देहावसान कहाँ पर था, यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इत्यादि ऐसी चीजों को क्या करेंगे। अब महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, इस तरह चीजों को क्या करेंगे, जो स्थान है उस स्थानों को पढ़ेंगे और मैप वाले सेक्शन में क्या करें उसको नोट हम करते हुए रहेंगे, ताकि यदि मैप संबंधी इस तरह के कुछ प्रश्न पूछ दे तो हम क्या करें उसको सॉल्व कर सके। तो यही आपका जो है बोर्ड का पैटर्न रहेगा और इसके लिए अलग अलग चीज़ों को पढ़ना रहेगा। इसलिए हम सभी चीज़ों को क्या इसके अनुसार हम लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए, प्लस आपका पेपर का कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, कोई भी पैटर्न आपका बिखराव ना हो, आपको लगे हाँ कि हमने पेपर में जो भी हमारा पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन आते उस तरह के हमने पढ़ाई किया है। ठीक है, तो मैं इस तरह से हम पढ़ते हुए हम चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा हम किस तरह से इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, किस तरह से इन चीज़ों को अंत करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप जो है एक स्क्रीनशॉट जो है आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको क्या चीज़ें जो है समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब मैं है जो हूँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम अपने सेशन को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, और ओमकार मौर्य क्लासेस पे इस पे डेली दोपहर 1 बजे कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनका जो होता है लाइव क्लास लिया जाता है। आप हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। और मैं कहूँगा यदि डेट संबंधी किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करें, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी टाइमिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए
तो ये आपका जो है चैप्टर स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पर आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर के मैंने हैंड रिटन और शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिया बनाया है, जिससे हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर का समग्र अध्ययन करेंगे और इसकी पढ़ाई हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले इसमें हमें 3 चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। 3 चीज़ को मैं जिक्र कर दूं अगर मैं आपके सामने, तो देखिए 3 चीज़ को ही हमें पढ़ना पड़ेगा। एक, हमें प्रशासन को देखना पड़ेगा, फिर धर्म को देखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो धार्मिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारे लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग प्रश्न और जो शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, बौद्ध और जैन धर्म को क्या करते हैं, बौद्ध और जैन धर्म को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म को क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो इसी हिसाब से आप बंधुत्व जाति तथा वर्ग नाम का जो चैप्टर है, जिसे इस कालखंड को क्या कहते हैं, हम जो है 3 नाम से जानते हैं। एक कहते हैं इसको बुद्ध काल, इसको है हम कई नामों से जानते हैं। एक बुद्ध काल, या हम इसे सूत्र काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैमाने पर जानकारी हमें सूत्रों से मिलता है, इसलिए इसको सूत्र काल भी कहते हैं। प्लस इसको हम जो है महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। महाजनपद काल, यानी इन 3 नामों से क्या हम इसको जो है जानते हैं। बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो चैप्टर है, इसमें आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो साइड में आप इसको डाल सकते हैं। इसमें हमें बुद्ध काल, सूत्र का एवं जनपदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये जो समय है, जो हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 400 ईसा पूर्व का जो समय है, इसको हम बुद्ध काल भी कहते हैं, सूत्र काल भी कहते हैं और महाजनपद काल भी कहते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए बुद्ध काल पे आते हैं। ठीक है, तो बुद्ध काल पे मतलब बुद्ध काल, सूत्र काल, महाजन को 3 कालों से जाना जाता है, जिसमें हम बुद्ध के बारे में हम जानते हैं। इन चीजों का हम शुरुआत करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, इसको स्टार्ट करने से पहले, उनको जानने से पहले हम ये बता दें, आखिर ये बौद्ध काल, जो बौद्ध धर्म है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि उत्पत्ति कैसे, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म से बौद्ध धर्म की तो उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके लिए, उसके प्रसार के लिए भारत में बहुत सारी ऐसे आधार बने, ऐसे बेसिक संरचना बनी, जिसके वजह से ये बौद्ध धर्म उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ और क्या हुआ, उसमें फैल पाया। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूँ, मान लीजिए ये खेत है, ठीक, अब इस खेत में हरी हरी घास है। अब अगर आप इस पे आग लगा दो तो ये खेत जरेगा नहीं, फसल नहीं जरेगा। लेकिन ये पर जो घास है, अगर ये सूखी है, पूरा ये सूखी घास है, यदि आप आग लगा दो तो क्या होगा, पूरी तरह से इस खेत के जितने भी घास है या जो खरपतवार है, पूरी तरह से जल जाएगा। क्यों, क्योंकि आग लगाने से वो फैला नहीं, क्योंकि उसको फैलने के लिए क्या परिस्थितियां उसके लिए थी, कि यहाँ पे जो जितने भी थे सूखे घास थे, इस वजह से क्या वो पूरा खेत वो जला। तो कहने का मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस समय अगर इस धर्म का प्रसार हुआ बड़े पैमाने पर और ये धर्म प्रसिद्ध हुआ, तो क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, सामाजिक संरचना ऐसी थी कि इस धर्म को अधिक प्रचार होने में, अधिक प्रसिद्ध होने में बल मिला। जैसे ये खेत अगर हरा भरा है, इसमें का दो आग लगा दो तो जलेगा नहीं। तो आपके आग लगाने से क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खेत अभी हरा भरा है। आग भले कितना लगाने को से वो फसल हल्ली जलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वही फसल अगर सूखा हो, पूरी तरह सूख गया होगा, उसको काटने लायक होगा, जरा सा भी छोटा सा भी अगर आग लगा दो तो पूरा खेत क्या आसपास के जो खेत है वो भी जल के दम पूरा राख हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि परिस्थितियां हैं ऐसी कि अब छोटा सा भी कोई आग लगा दे तो भी क्या हो सकता है, उस समय क्या आग जो है जल सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जन्म से पहले
हमारे समाज में ऐसी कुछ कुरीतियां आ गई थी, ऐसे कुछ सामाजिक संरचना हो गई थी, जिसके वजह से गौतम बुद्ध क्या उस समय महा किसी भी महान पुरुष का व्यक्ति का अगर जन्म होता, किसी भी कोई भी व्यक्ति इस तरह के उपदेश देता, उस समय वो भारत ही में प्रसिद्ध होता, उसके बल मिलता। क्योंकि उस समय भारत की संरचना ऐसी हो गई थी कि चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन स्वामी हो, कोई भी आया तो उस समय वो प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी जिस वजह से वो क्या प्रसिद्ध हुए, उनके धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। ठीक है, तो पहले हम उन परिस्थितियों को जानते हैं जिसके वजह से बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध हुआ, बड़े पैमाने पर इसका फैलाव हुआ, जैन धर्म का भी हुआ। तो पहले परिस्थितियां जानते हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां इस काल में रही। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म होना और महावीर जैन स्वामी का जन्म होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप जैन धर्म की अगर बात कर लें तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके। 23वें तीर्थंकर उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जैन धर्म में जितने 24वें तीर्थंकर महावीर जैन स्वामी हुए। तो क्यों ये इतने प्रसिद्ध हुए जितना कि वो 23वें नहीं हो पाए? वजह यह था क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय भारत में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अगर ये अपना उपदेश देते हैं, लोगों को अपनी शिक्षा देते हैं, तो ये इनका धर्म का प्रसार हुआ, इनकी शिक्षाओं का प्रसार हुआ। ठीक है, ये प्रसिद्ध हुए। जबकि जैन धर्म के पहले जो 23 तीर्थंकर आ गए थे उस समय परिस्थितियां कुछ खास नहीं थी, तो इन्होंने भी ज्ञान दिया, वही ज्ञान दिया, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं है, उनको उतना प्रचार नहीं मिला, उनको उतना महत्व नहीं मिला जितना महत्व महावीर जैन स्वामी को मिला। क्योंकि उस समय परिस्थितियां आ गई थी ऐसी। तो पहले हम परिस्थितियों को जानेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इस समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी जिसके वजह से बड़े पैमाने पर इनका प्रसिद्ध हुए, प्रचार हुए, इनके शिक्षाओं का प्रसार हुआ। उन सभी कारणों को जानते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध उनके जन्म के, उनके जीवन की घटनाओं को हम पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, बुद्ध काल, इसको हम इसमें कई सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो हमारा जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था को ले लेते हैं। अब अर्थव्यवस्था को क्यों ले लेते हैं, कि जब आप अर्थव्यवस्था को समझोगे तो ही आप जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म को ही समझ पाओगे। क्योंकि जब तक आप अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे तब तक क्या करोगे, तब तक जो है आप जो है बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को नहीं समझ पाओगे। अब मैं एग्जाम्पल तौर पे एक बात बताता हूँ। जैसे देखिए, हमारे भारत में क्या है, यदि कोई व्यक्ति महीने का अगर 1 लाख कमाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो पूजा पाठ करेगा, वो स्वाभाविक है, वो किसी भी धर्म का पूजा पाठ करे, वो पूजा पाठ करेगा, वो स्वाभाविक जिस भी वो धर्म का है। लेकिन मान लो धीरे धीरे उसकी जो आय है वो आय में गिरावट आने लगे, और जहाँ महीने को 1 लाख कमाता था अब मात्र महीने के केवल 10,000 कमाने लगे, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो अंधविश्वासी होने लगा, अंधविश्वासी होने लगा। और क्या करेगा, बहुत लोगों को दिखाना, बताना कि पहले मैं 1 लाख कमा लेता था, अब केवल 10,000, तो क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो जैसे भारतीय समाज में क्या है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई पूरा अच्छा खासा इनकम करता है तो केवल उसका विचार पूजा पाठ पे ही रहता है, पूजा पाठ पे ही उसका विचारधारा रहेगा। लेकिन जहाँ उसकी इनकम कम होने लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा, वो अंधविश्वासी होगा, अंधविश्वासी होगा, झाड़ फूक कराना, लोगों को दिखाना, बाबा को, इस तरह की चीजें करना चालू कर देगा। लेकिन जब तक उसकी तनख्वाह एकदम अच्छी रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी, तब तक वो क्या करेगा, केवल पूजा पाठ ही करेगा, ईश्वर की आराधना अर्चना अन्य चीजें ही करेगा, कि अंधविश्वास चीजों पर नहीं बिलीव करेगा। लेकिन जैसे जैसे क्या उसकी तनख्वाह धीरे 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 कम होती जाए, अंधविश्वासी होना, अन्य चीजों को मानना, अन्य मन्नतों को मांगना, इन सभी चढ़ाव करना, इन सभी चीजों में क्या उसका ज्यादा विश्वास होने लगेगा। तो उस समय भी अगर जैन बौद्ध धर्म आया तो अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा क्या रोल रहा, बहुत बड़ा एक भूमिका रहा इन जैन धर्म को और बौद्ध धर्म के प्रसार में। कि मैंने कहा ना, 23
जो 24 तीर्थंकर थे जैन महावीर स्वामी, वो उतना प्रसिद्ध हुए जितने 30 नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको परिस्थितियां मिली समाज में, तो इसलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उस समय कोई और भी तीसरा धर्म आ गया होता तो भी उतना वो प्रसिद्ध होता उन सभी चीजों को, उन विचारों को, अपनी शिक्षा को देकर, जितना जैन और बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों में पहली परिस्थितियां हम आर्थिक परिस्थितियां देखते हैं, अर्थव्यवस्था को देखते थे कि आर्थिक परिस्थितियां ने कितना मदद किया इन धर्मों को प्रसार में, आगे बढ़ने में, विकसित होने में। इसको हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। आप एग्जाम्पल तौर पे क्या करें, आप ऐसा समझिए। देखिए अर्थव्यवस्था में अगर कुछ चीजें नोट करना चाहें तो पहले आप नोट करें, पहला आप नोट कर सकते हैं कि इस समय यानी 600 ईसा पूर्व तक अर्थव्यवस्था में यानी कृषि में उपकरणों का, कृषि में लौ उपकरणों का बड़े पैमाने पर प्रयोग, यानी अर्थव्यवस्था में पहले क्या कि जो कृषि था, आपका जो कृषि था, कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग, यानी इस समय क्या हुआ, कृषि में बड़े पैमाने पर लोहे के जो उपकरण थे, चाहे जो भी खेती का जो भी औजार थे, वो लोहे के उपकरण का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इससे पहले क्या होता था, लोहे के जो उपकरण थे उनका क्या प्रयोग नहीं किया जाता था। उससे पहले लकड़ी के हल होते थे, लकड़ी के जो खुरपी हुए, फावड़े हो गए, इस तरह के क्या करते थे, उनका प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोहा आ गया इस समय, तो सारे जो भी औजार वो सब लोहे के होने लगे। दूसरा, चावल के रोपाई के साक्ष्य, रोपे जाने का साक्ष्य, यानी चावल की खेती का भी साक्ष्य मिलने लगा। चावल की कृषि का साक्ष्य। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है आपका कि जनपद काल में कृषि में लोहे का उपकरणों का प्रयोग किया जाता था या उपयोग किया था, या इस तरह प्रश्न पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बौद्ध काल में या जनपद काल में कृषि में जो हल होते थे वो लोहे के होते थे, कांसे के होते थे, तांबे के होते थे, या लकड़ी के होते थे। इस तरह के प्रश्न पूछता है। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो चीजें हैं ये फैक्ट के चीजें हैं, ये फैक्ट के चीजें हैं और प्लस डाटा की चीजें हैं। यानी इसमें केवल फैक्ट है और डाटा, यानी कुछ जानकारी है, और ये जो भी तथ्य और जानकारी है ये आपका एमसीक्यू के लिए प्लस जो आपका 2 नंबर का जो प्रश्न होगा उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके लिए आप इन चीजों का उपयोग करके रखें। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो घटना आपको बताया जाए ना कि कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग, चावल की कृषि का साक्ष्य, ये 600 ईसा पूर्व से पहले ये दोनों नहीं थे। ना तो उस समय चावल की खेती का सामान्यतः साक्ष्य पाया गया, और ना ही आपके लोहे का प्रयोग पाया गया। तो यहाँ पर लोहे का और चावल की कृषि का साक्ष्य बड़े पैमाने पर आपको देखने मिलता है। उस समय चावल की खेती होती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में होती थी। इस समय क्या होने लगी, चावल की खेती भी होने लगी प्लस लोहे के उपकरण भी मिलने लगे। ये क्या डाटा के लिए, एक जानकारी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, पेपर में काम दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। और इसके साथ बड़े बड़े भूपतियों का उल्लेख है, साक्ष्य। और क्या, बड़े भूपतियों यानी बड़े भूपतियों का उल्लेख, यानी बड़े बड़े भूपति, यानी भूमि के जो स्वामी है, भूमि के जो मालिक, बड़े बड़े लोगों का उल्लेख। यानी इस काल तक आते आते जो जमीन थी, जो कृषि भूमि थी, वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों के पास एकत्रित होना कुछ इस प्रकार चालू हो गई। इसका आप ध्यान रखिए। अब आइए आगे देखिए। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रमाण इस बात को, ये सभी तथ्य, ये जितने भी तथ्य हैं, ये सारे तथ्य बताते हैं कि इस समय
गंगा घाटी का जो मैदान था, यानी जो गंगा का जो मैदान था, उस गंगा घाटी के मैदान पर बड़े पैमाने पर अधिदेश उत्पादन होना प्रारंभ हो गया था। यानी बड़े पैमाने पर कृषि हुआ, उत्पादन हुआ, पशुपालन हुआ, गंगा की घाटी के समय क्या होना प्रारंभ हो गया था। अब आगे देखिए, उत्पादन में बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। यानी कृषि का साक्ष्य हो गया, शिल्पों का साक्ष्य हो गया, शिल्पों का साक्ष्य हो गया, और 500 कुम्हारों के दुकानों का भी उल्लेख मिलने लगा। यानी अर्थव्यवस्था इस काल आते आते कृषि में लोहे का उपयोग, चावल की कृषि का साक्ष्य, बड़े पैमाने पर जमींदार जैसे भूपतियों का उल्लेख, इसके साथ साथ क्या शिल्पों का उल्लेख, जैसे बढ़ई है, सोनार है, कुम्हार है, कुम्हार है, लोहार है, मूर्तिकार है इत्यादियों का क्या है इस समय उल्लेख बड़े पैमाने पर होने लगा। और गंगा घाटी में 500 दुकानें, 500 कुम्हारों का उल्लेख मिलने लगा इस समय। ठीक है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ अर्थव्यवस्था को, ताकि अगर लॉन्ग प्रश्न अर्थव्यवस्था संबंधित आ जाए तो उसको लिख लें, प्लस आप कारण जाने कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसी समय ही क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसके पहले क्यों नहीं, क्योंकि इसके पहले तो 23 तीर्थंकर हो चुके जैन धर्म में, तब तो प्रसिद्ध नहीं हुआ। आखिर महावीर स्वामी के समय क्यों प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आप इसको जानने का आप प्रयास करें, इसके लिए मैं अर्थव्यवस्था आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, व्यापार समकालीन साहित्य में आंतरिक, यानी बड़े पैमाने पर व्यापारों का उल्लेख। और एक बात जान लीजिए, यानी इससे 600 ईसा पूर्व से पहले व्यापार का उल्लेख नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या व्यापार, बड़े पैमाने पर व्यापार का भी उल्लेख है। बड़े पैमाने पर क्या व्यापार का भी उल्लेख होने लगा, यानी बिजनेस का उल्लेख बड़े पैमाने पर होने लगा, व्यापारों का उल्लेख होने लगा। ठीक है, और सब पक्के बर्तनों का उपयोग होने लगा, रंगदायी बर्तनों का उपयोग होने लगा, इन सभी चीजों का उपयोग हो रहा है। इसी काल में पहली बार सिक्कों के साक्ष्य मिले। देखिए ये फैक्ट है, देखिए इसी काल में, यानी ये जो 600 लेकर 400 ईसा पूरा, इसी काल में सिक्कों के प्रथम साक्ष्य, यानी सिक्कों के प्रथम साक्ष्य, यानी इस काल में सिक्कों के प्रथम साक्ष्य मिले। इससे पहले कभी भी सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिला। इससे पहले विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी हमारे पास गेहूं है तो आपको चावल चाहिए तो आप हमसे गेहूं ले लो, आप हमें चावल दे दो, इस तरह की चीजें क्या थी प्रचलित थी, विनिमय प्रणाली क्या थी प्रचलित थी। लेकिन इस समय यानी 600 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ, सिक्कों के प्रथम साक्ष्य मिलने चालू हो गए। तो यहाँ तक आते आते क्या बदलाव हुआ, लोहे के साक्ष्य मिलने चालू हो गए, बड़े पैमाने पर चावल के प्रमाण मिलने हो गए, व्यापार के साक्ष्य मिलने हो गए, सिक्कों के साक्ष्य, यानी इन 4 जानकारी हमें मिलने लगे। लोहा, व्यापार, चावल की खेती और सिक्कों की जानकारी, ये 4 चीजों की हमें जानकारी मिलने लगी, जबकि इससे पहले इन 4 चीजों की जानकारी हमें नहीं मिलती थी। चावल की इक्का दुक्का कई जगह पर हमें क्या केवल जानकारी मिलती थी, जबकि इस समय आते आते इन 4 चीजों की क्या हमें जानकारी मिलना प्रारंभ हो गई थी। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो वैदिक काल था, जो आपका जो सेकंड चैप्टर था, उस सेकंड चैप्टर में ये तीसरे चैप्टर में इतना अंतर आपको देखने को मिला। उस समय लोहे का ना तो उपयोग मिलता था, ना तो सिक्कों का उपयोग मिलता था, ना तो व्यापार का उपयोग मिलता था, ना तो ना तो चावल की खेती का उपयोग मिलता था। लेकिन इस समय आते आते ये चारों चीज होना प्रारंभ हो गया था, चावल भी मिलने लगा, लोहे, ये सब चीजों के साक्ष्य क्या मिलने लगे। अब आगे देखिए, मैं स्टोरेज कर दूं 2 मिनट में फटाक से। चलिए, होने लग गया। 5वीं सदी से ईसा पूर्व में चांदी एवं तांबे के सिक्के, यानी चांदी एवं चांदी तांबे के सिक्के, यानी चांदी एवं तांबे के क्या सिक्के जो है मिलना प्रारंभ हो गया। यानी इस समय आते आते क्या होने लगा, जो चांदी है, जो तांबा है, इसका क्या सिक्का मिलना प्रारंभ। इससे पहले चांदी तांबे के सिक्के या सिक्के ही नहीं मिलते थे, चांदी तांबा तो छोड़ दो, सिक्का नहीं मिलता था, चांदी तांबा था लेकिन सिक्का नहीं मिलता था। ठीक है, और ये जो सिक्के होते हैं ये पंचमार्क्स या आहत सिक्के होते थे।
पंचमाक्ष या आहत सिक्के होते, ये सिक्के कौन होते हैं? आहत सिक्के होते थे, आहत या पंचमाग्ड होते थे। यानी जो सिक्के होते थे, इस सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था। जैसे आज के सिक्के देख लो, उस सिक्के पर कुछ ना कुछ लिखा रहता था, लेकिन इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था। जबकि कुछ फोटो, कुछ चित्र, कुछ आकृति, कुछ जानवर, इस तरह की कुछ चीजें छपी होती थी। यानी कोई लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। यानी इन सिक्कों पर क्या लिपि का प्रयोग नहीं, लिपि का प्रयोग या साक्ष्य नहीं। यानी इन पर क्या था, लिपि का किसी तरह का प्रयोग नहीं होता था। इस पे क्या होता है, कुछ जानवर, कुछ वनस्पति या इन तरह के चीजों का क्या केवल साक्ष्य मिलते थे। यानी कुछ जैसे सिक्का है, इस सिक्के पे क्या कुछ जानवर बना दिए, कुछ फूल पत्ते बना दिए, इस तरह होता है। इसमें कुछ लिखा नहीं होता था। आज के सिक्का देखो, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो यानी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, इसलिए इन सिक्कों का क्या, इन सिक्कों को आहत या पंचमाक्ष सिक्के कहते थे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्के होते थे, इस पे लेख नहीं होते थे, लेख यानी कुछ लिखा नहीं होता था, इसलिए इन्हें आहत और पंचमाक्ष सिक्के कहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 6वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में बड़ी संख्या में सौरों की जानकारी मिलती है। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। यानी जो गंगा घाटी है, जैसे अगर आप गंगा घाटी अगर आप ले लो, जैसे मान लो यहाँ से निकलती हिमालय से हमारे गंगा है, फिर उसके बाद ये यमुना इलाहाबाद में मिल जा रही है, फिर उधर बाद आप ये जा रही है आपका बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में। तो इतने जो दूर जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सौरों के साक्ष्य मिलने लगे। तो ये जो सारे साक्ष्य मिल गए, इनको द्वितीय नगरीकरण कहा गया। नगरीकरण का क्यों द्वितीय नगरीकरण का? क्योंकि पहला नगरीकरण तो हड़प्पा सभ्यता ही था। पहला जो नगरीकरण था वह हड़प्पा सभ्यता था। दूसरा नगरीकरण ये गंगा घाटी के मैदान हो गए। ठीक है, और मैंने आपको अगर हड़प्पा सभ्यता जो मैंने पढ़ा है उसमें अगर देखा होगा, जब हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता, फिर उतना विकास लोगों करने में लगभग क्या, लोगों को क्या 1500 साल लग जाते हैं। 1500 साल उतना लग जाते हैं उतना विकास करने में। यानी जितना हड़प्पा सभ्यता के लोग विकास करते हैं, जब समाप्त हो जाता है ना, फिर उतने लोगों को विकास में 1500 साल लग जाता है। फिर उतना फिर विकास होता है इस समय बुद्ध काल में, सूत्र काल में, महाजनपद काल में होता है। अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसे क्या द्वितीय नगरीकरण हम कहते हैं। अब आगे देखिए, बुद्ध युगीन समाज, अर्थव्यवस्था देख लिए। अब समाज के देख लो कि जो बुद्ध कालीन ये जो समाज था, ये जो महाजनपद काल है, इसमें समाज कैसा रहा, समाज को देखना। आप अर्थव्यवस्था देखो, समाज देखो, राजनीति देखो, तो ही क्या आप जैन धर्म बौद्ध धर्म को ही समझ पाओगे। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं जैन धर्म बौद्ध धर्म पर लेकर चला गया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पर आप उनके बारे में जान लो। और ये जो मैं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था हुआ, राजनीति हुआ, इसमें जो फैक्ट मैंने बताया, जैसे जैसे सिक्के प्रमाण मिले, लोहे के प्रमाण मिले, ये एमसीक्यू के रूप में और पूछता है, इसलिए एमसीक्यू के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा। और जब कभी लॉन्ग प्रश्न पूछ भी दिया अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आप सभी इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। 5-6 चीज़ों को अपने शब्द में बनाकर आप लिख सकते हैं। आपको एक अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, चलिए समाज को देख लेते हैं। समाज देखिए, समाज को देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने के साक्ष्य अर्थात जाति प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इस समय जो वर्ण व्यवस्था था वो क्या था, जन्म आधारित था। जन्म आधारित यानी इस समय जो आपके वर्ण मिले, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जो भी ये 4 वर्ण मिले, इन चारों वर्ण का जो आधार रहा वो जन्म होता है। जो जिस वर्ण में जन्म ले वो उसी वर्ण का होगा, ये जन्म आधारित रहा। जबकि वैदिक काल में क्या, ये कर्म आधारित था, लोगों को चुनने का स्वतंत्रता था। और इसके साथ साथ जो जाति प्रथा हुआ, जो जाति प्रथा इनका भी उल्लेख मिलता है। जाति उपजाति इनका भी उल्लेख मिलता है। और ये जो है ना, वर्ण होगा, जन्म आधारित होगा, जाति प्रथा, इन ये एक बल मिला किसको, ये एक बल मिला जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रसार में। यही बल मिलता है यहाँ से लोगों को, उनके धर्म को प्रसार में। आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रचलन के जाति में विभिन्न जातियों के बीच खान पान तथा विवाह, व्यक्ति तथा जन्म के
आधार पर व्यवस्था का निर्धारण, यानी वर्ण में निम्न जाति, बहुत सारे निम्न मतलब विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलता है और जाति के अपने खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय, व्यवसाय यानी कार्य, इसका क्या उल्लेख मिलता है। और सबके लिए फिक्स था कि आप सबके लिए क्या जन्म आधारित फिक्स था कि आप जिस जाति में जन्म लोगे उसी जाति का कार्य करोगे, उससे खान पान, उससे वेशभूषा सब आपका निर्धारण पूर्व हो गया था। ये जन्म आधारित हो गया था, कोई इसे बदल नहीं सकता था। अब आगे, समकालीन साहित्य में संकट के दौरान विभिन्न वर्ग के द्वारा अलग अलग व्यवसायों को अपनाने जाने का भी उल्लेख मिलता है। यानी संकट के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कृषि कर रहा है, अब कृषि मान लीजिए अकाल आ गया, तो ये क्या है, एक संकट आ गया, तो जो है यह अपना वर्ग क्या चेंज कर सकता था कुछ समय के लिए, कोई दूसरा वर्ग अपना सकता था। जैसे कृषि छोड़कर वो पशुपालन कर दे, व्यवसाय कर दे इत्यादि, इन चीजों का भी उल्लेख मिलता था। ये संकट के दौर में होता था। हालांकि जब संकट आए तो भी ना नहीं आता था, तो वही काम करना पड़ता था। ठीक है, ये भी इसका भी उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, मिलता है विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव अधिक प्रखर होता था। यानी क्या क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गए, तो भेदभाव हो गया, भेदभाव हो गया, छोटा बड़ा ऊंच नीच इस तरह का आ गया, प्रखर रूप से देखने को मिलता था। फिर उसके बाद भेदभाव जैसे जैसे मान लिया ऊंचे वर्ग के, जो कोई ऊंचे वर्ग का व्यक्ति है, ऊंचे वर्ग को कम सजा, जबकि निचले वर्ग को अधिक सजा। यानी समान अपराध करने पर, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये ऊंचे वर्ग का है, ब्राह्मण है, और यहीं पे ये व्यक्ति शूद्र है, इसने किसी को मार के सर फोड़ दिया, इसने भी किसी को मार कर सर फोड़ दिया, तो अगर इसको केवल 1 महीने की सजा होती थी, तो इसको क्या 10 साल की होती थी। यानी एक ही अपराध करने पर जो निचले वर्ग के लोग होते थे उनको ज्यादा सजा दी जाती थी, जबकि जितने वर्ण व्यवस्था जितने ऊपर थे उनको कम सजा दिया जाता था। तो ये इस तरह से क्या होता था, ये भेदभाव माना जाता था। उसके साथ साथ जो छुआछूत हो गया, छुआछूत हो गया, इसकी भी क्या जानकारी मिलेगा। और ये सभी कारण की वजह से जो जैन धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, इसका प्रसार हुआ। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह था, यानी परिवार भी क्या थे, पूर्ववर्ती काल की तरह था। यानी एकल परिवार ना होते हुए संयुक्त परिवार था, सब लोग एक साथ रहते थे। और महिलाओं की दशा इस काल में बहुत खराब होने लगी। जैसे कि उस वैदिक काल में क्या था, विधवा विवाह जारी था, कि विधवा होने पर महिला दोबारा विवाह कर सकती थी, लेकिन इस काल में बंद हो गया था। उस काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, या उस काल में महिला जो थी उनको क्या कोई भी सभा समिति में भाग ले सकती थी। इस काल में पूर्णतः वर्जित हो गया। कि यहाँ पर क्या अब आते आते महिलाओं की दशा क्या होने लगी कि महिला जो होंगी वो किसी भी सभा समिति में भाग नहीं लेंगी, उसके बाद एक बार किसी महिला की शादी, इसका पति का देहांत अगर हो जाए, महिला विधवा हो जाए, तो दोबारा क्या हो सकता, विवाह नहीं होगा। ठीक है, इस तरह क्या महिलाओं की दशा में गिरावट था और अपने संस्कार से वंचित किया। इसके साथ साथ महिलाओं को जो उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार यानी जो शिक्षा था, उससे क्या वंचित किया जाता, कि महिलाओं को शिक्षा यानी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, और ना ही वेद पुराण पढ़ सकती, हाँ सुन सकती हैं लेकिन पढ़ नहीं सकती हैं, इसका भी क्या उनको कोई अधिकार नहीं था। बाल विवाह के भी साक्ष्य मिलने लगा। यानी जो आपका जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में क्या था, महिला सभा समिति में भाग ले सकते थे, शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह नहीं होता था, और साथ में क्या होता था कि यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको पुनः शादी कर सकती थी। लेकिन यहाँ आते आते एकदम उल्टा हो गया कि महिला क्या पढ़ लिख नहीं सकती, वेद पुराण को नहीं पढ़ लिख सकती, फिर उसके बाद उनको शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का उनका अधिकार नहीं है, और एक बार महिला विधवा हो जाए तो दोबारा शादी नहीं होगी, प्लस बाल विवाह को भी
यहाँ पर देखने को मिलता था। कब? बुद्ध काल में, ये सॉरी, ये जो बुद्ध काल, सूत्र काल, या जो आपका जो जनपद काल था, इस काल में यानी 400 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका जो 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 400 ईसा पूर्व था, इसमें क्या था आपको देखने को आपको मिलता है। अब आगे देखिए नोट, हालांकि बौद्ध धर्म में शिक्षित विष्णु महिलाओं की जानकारी मिलती, यानी जो बौद्ध धर्म था उस बौद्ध धर्म में पढ़ी लिखी महिलाओं की जानकारी मिलती। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में बहुत से महिलाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। जिन महिलाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार था वो अधिकांश महिला पढ़ी लिखी होती थी। तो इसके भी क्या कुछ प्रमाण, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अब देखिए खान पान मनोरंजन के साधन पूर्ववर्ती काल, यानी खान पान के जो साधन थे वही थे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। कुछ मनोरंजन के साधन वही रथ दौड़, घूड़ दौड़, जुआ और इस तरह के क्या खेल होते थे। मनोरंजन के साधन में जैसे ढोलक हुआ, बीड़ा हो गया, इस तरह के क्या मनोरंजन के क्या साधन थे। आवासीय संरचना, यानी घरों को देखें तो घरे जो थे वो क्या थे, घर थे अधिक उन्नत थे, कच्ची ईंटों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के साक्ष्य। और जो घर थे अधिक उन्नत थे, प्लस कच्ची ईंटों के जो क्या घर मिलते थे, अब बड़े पैमाने पर मिलते थे। फिर शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ववर्ती काल की तरह थी। हालांकि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव शैक्षणिक गतिविधियों को इस काल में भी रहा। यानी इस काल में जो घर थे वो कच्चे ईंटों के बनते थे, उन्नत होते थे और बड़े मकान होते थे। ठीक है, तो इस साल भी शिक्षा व्यवस्था था क्या वो पूर्ववर्ती यानी पहले की तरह ही शिक्षा व्यवस्था था। चलिए ठीक है, तो आपने क्या किया, अर्थव्यवस्था देख लिया, समाज देख लिया। ठीक, और जरा मैं आप लोग के कमेंट पढ़ लूं, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए, तो इसी से हमारा जो बुद्ध काल है इसमें हमारा अर्थव्यवस्था और समाज समाप्त होता है। अब इसमें हम क्या राजनीति को पढ़ेंगे, और राजनीति वाला जो चैप्टर है, सॉरी जो पार्ट हमारा इस चैप्टर का, इसको हम कल देखेंगे। आज के अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम बुद्धकालीन राजनीति को पढ़ेंगे एवं बौद्ध धर्म के उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे प्रसार हुआ, क्या इसकी विचारधारा थे, इसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।